भागते भागते मैं उस सुनसान जगह से बहुत दूर निकल आई थी, पर अब भी अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। मुझे खुद को इस बदबख्त साए से महफूज रखना था जिसने मेरी पूरी जिंदगी स्याह कर दी थी। मेरी खूबसूरती ही मेरी जान का वबाल बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। कदमों की कपकपाहट रूह पर लरसा तारी कर रही थी। सन्नाटे में गूंजती हवाओं की आवाजें भी कानों पर गरां गुजर रही थी। मैंने तो छोटी उम्र से ही दुख बर्दाश्त किए थे, पर अब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब कुछ बर्दाश्त करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। ये बात ही मेरी रूह कब्ज करने के लिए काफी थी कि रात के इस अंधेरे में मैं अकेली तन्हा मारी मारी फिर रही थी। कोई सहारा भी मुयस्सर न था कि अपना दुख बयान कर पाती। आंसू ज़ारों के तार मेरी आंखों से बह रहे थे। खौफ पूरे वजूद पर तारी था। मुझे एक ऐसी गलती की सजा मिल रही थी जो मैंने की ही नहीं थी। मेरे लिए तो जिंदगी ही अज़ाब बनकर रह गई थी। मैंने कितनी बार कोशिश की थी कि सब पहले की तरह ठीक हो जाए, पर शायद किस्मत मेरी बर्बादी तय कर चुकी थी जो आज मैं इस मकाम पर खड़ी हुई थी। हर तरफ से मायूसी ही मिली थी मुझे, पर ये वक्त खुद को दोष देने का नहीं था, बल्कि हिम्मत से हालात का मुकाबला करने का था। जो कुछ हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था, पर जो आगे होने वाला था उसके लिए बेहतर तदबीर की जा सकती थी। यही सोचकर मैंने इतना खतरनाक कदम उठाया था। मैं तन तन्हा रात के अंधेरे में घर से चोरी छुपे निकल आई थी। मुझे किसी भी तरह इस रात से पर्दा उठाना था ताकि मैं इस जहरीले साए से अपना पीछा छुड़ा सकूं जिसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। आखिर क्या ताल्लुक था मेरा इस जगह से और इन ख्वाबों से? क्यों नजर आने लगी थी मुझे वो चीजें जो हकीकत में मौजूद ही न थी? अगर मैं ये बात किसी को बताती तो लोग मुझे पागल ही समझने लगते। इसी के चलते मैं खामोशी रही, क्योंकि इसी में मेरी बेहतरी थी। मैं किसी को भी अपनी वजह से परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी, पर मेरे ख्वाब मुझे किसी एक पल भी चैन न लेने देते थे। मानो कि मैं इन्हीं ख्वाबों में आधी जिंदगी गुजार चुकी थी। बचपन से मैंने अपनी माँ के आंचल तले बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी थी, पर जब से इनका साया मेरी जिंदगी से रुखसत हुआ था, मेरी पूरी कायनात ही उजड़ गई थी। कहने को तो आज भी मेरे पास रिश्तों की कमी न थी, पर एक माँ के जाने से मेरे दिल की दुनिया वीरान हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से ही जाने वालों पर सब्र आता है। अभी तो मैं अपनी माँ का गम ही न भूली थी कि ये एक और कयामत मुझ पर टूट पड़ी थी। कम उम्री में इतना बड़ा खसारा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, पर सब कुछ मेरी सोच के बरक्स हो रहा था। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और मेरे अभी कई इम्तिहान बाकी थे। मुझे भी रिश्तों की कसौटी से गुजरकर आगे बढ़ना था। डर के मारे मेरी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार होने लगी थी। आंखों के सामने बार बार वही मंजर चल रहा था जो रूह कब्ज करने वाला था। मेरे लिए तो जैसे सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं इर्द गिर्द देखती, एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। थकन पूरे वजूद पर सवार थी। अब तो रो रो कर आंखें भी दुख चुकी थीं। आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्या खता थी मेरी जिसके एवज मुझे इतना बड़ा हर्जाना अदा करना पड़ रहा था? मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत ना सोचा था, फिर जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेल रही थी? क्यों मुझे एक पल का भी सुकून मुयस्सर नहीं था? तकदीर का लिखा भी मेरे लिए निराला साबित हो रहा था, जिसे मैं इस वक्त समझने से कासिर थी। इतना सब कुछ मेरी जिंदगी में कुछ वक्त में हो गया था कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे? ये कोई मामूली बात ना थी। सब कुछ रेत की मानिंद हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तमाशाइयों की तरह अपनी जिंदगी की बर्बादी पर मातम गुना थी। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहाँ पर बेटियों को फूल से भी नाजुक समझा जाता था, और आज मैं दर दर की खाक छानती किसी फकीर की मानिंद अपना दामन फैलाए खड़ी थी कि मेरी मुराद मेरी झोली में डाल दी जाए। पर शायद अभी मेरी दुआओं की कबूलियत में ताखीर थी। इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था।
लेकिन मुझे अपने रब पर पूरा एतबार था, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो कभी भी मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं होने देगा कि मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए और मेरे अपनों के लिए वबाल जान बन जाए। मैं शिद्दत से दुआगो थी कि रब कोई वसीला बनाए और मेरे तमाम खसारे एक पल में मध्यम बढ़ जाएं। मैंने जो कुछ सहा सब्र के साथ, मुझे इसका सिला अपने रब के कुर्ब में हासिल हो जाए और मेरी बाकी की जिंदगी पुरसकून अंदाज में गुजर सके। मेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान न पहुंचे। मैं जानती थी कि जो कुछ हो चुका है वो नाकाबिले तलाफी है, पर मुझे आगे के लिए बेहतरी की तैयारी करनी थी। मेरा नाम सवेरा है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। हम 2 बहनें थीं, जबकि भाई हमारा एक ही था। भाई हम दोनों बहनों से छोटा था, इसलिए ना सिर्फ वो अम्मा अब्बा का लाडला था, बल्कि हम दोनों बहनों की भी उसमें जान बसती थी और सभी घर वाले उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल हुई थी, अम्मा अब्बा ने रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खानदान में बहुत सारे रिश्ते थे जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ चुके थे, लेकिन ना तो अम्मा उन रिश्तों पर राजी थी और ना ही अब्बा का कुछ इरादा बन रहा था, क्योंकि शुरू से ही मैंने ऐसा देखा था कि रिश्तेदारों से हमारी कुछ बनती नहीं थी। इसके पीछे वजह वही लोग थे। छोटी छोटी बात पर तनकीद करना तो जैसे उनका मामूल था। ऐसे में मेरी अम्मा कभी भी बेटियों में से किसी भी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेज सकती थी जिन्होंने हमें हमारे माँ बाप के घर होते हुए भी हमेशा तनकीद का निशाना बनाया था। ऐसे में अगर हम उनके घर ब्याह कर चली जाती तो उन लोगों का रवैया हमारे साथ कैसा होता, अम्मा तो ये सोचकर ही घबरा जाती थी। इसलिए उन्होंने अब्बा से पहले ही साफ कह दिया था कि अब्बा जहाँ चाहें अपने बच्चों के रिश्ते कर सकती हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अम्मा कभी भी अब्बा के रिश्तेदारों में किसी की भी शादी करने के लिए राजी नहीं होंगी। और वक्त गुजरने के साथ मेरे अब्बा को भी ये बात समझ आ गई थी कि उनके रिश्तेदार जिस कदर अच्छे बनकर हमारे सामने आते थे, इस कदर अच्छे थे नहीं। और जैसे ही उनकी हकीकत खुलकर सामने आई थी तो अब्बा ने भी इस बात का इरादा कर लिया था कि वो इनसे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। और फिर इसी तरह से अम्मा ने रिश्ते वाली खाला को रिश्ता तलाश करने पर लगा दिया था। थोड़े ही दिनों में खाला ने एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी ही तरह दरमियानी तबके के थे और घर में ज्यादा अफराद भी ना थे। छोटी सी फैमिली थी और बहुत ही अच्छे लोग थे। अम्मा अब्बा को तो पहली नजर में ही लड़का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने 1-2 मर्तबा मिलने के बाद ही फैसला कर लिया था। मैंने लड़के की तस्वीर देख रखी थी। देखने में वो खूबसूरत था और वैसे भी लड़के में कोई ऐसी खराबी नहीं थी जिसकी वजह से मैं इनकार करती। अम्मा अब्बा ने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी और मेरा रिश्ता तय हो गया था। जैसे ही शादी तय हो गई थी तो उसके बाद इमरान से मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी। बातों से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो एक अच्छे इंसान है, अच्छी सोच रखने वाले हैं। उनकी एक बहन थी जो उनसे काफी साल बड़ी थी, लेकिन इतनी छोटी भी ना थी, 16-17 साल की थी। अपने भाई से तकरीबन कोई 5-6 साल छोटी थी। और अम्मा को भी यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी कि वो लड़की देखने में बहुत ही मासूम थी और बहुत कम बोलने वाली थी। ऐसे में ससुराल में मुझे कोई तंग करने वाला नहीं होगा। अम्मा को तो मेरी नन बहुत ही पसंद आई थी और वो हर वक्त घर में उसी की तारीफें करती थी कि वो लड़की बहुत ही चुप रहने वाली और सादा मिजाज है। ऐसे में मैं उस घर में आराम से रह सकूंगी। जबकि मेरी सास भी रवैये से बहुत अच्छी खातून लगती थी। ससुर का तो पहले ही इंतकाल हो गया था। घर में 3 लोग थे और तीनों ही अच्छे थे, इसलिए अम्मा अब्बा ने इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी थी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर चीज अम्मा अब्बा ने मेरी पसंद से ली थी और किसी चीज में कोई कमी नहीं रहने दी थी, जबकि मैंने ससुराल वालों से इस बात पर बिल्कुल भी दबाव नहीं दिया था कि मैं जहेज में सारा सामान लेकर जाऊं। ये मेरी अम्मा अब्बा की अपनी खुशी थी कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ जरूरत की हर चीज देकर रुखसत किया था, बल्कि मेरी पसंद की और हर वो चीज दी थी जो वो मुझे दे सकते थे। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सास और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने कभी भी मुझे किसी बात पर रोक टोक नहीं की थी।
मेरी सास तो मुझे अपनी बेटियों की तरह समझती थी। इस घर में आए हुए और मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। इसी 1 हफ्ते में मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी नंद किस मिजाज की है। अम्मा ने उसके बारे में ठीक अंदाजा लगाया था। वो लड़की वाकई में किसी के काम में कोई मुदाखलत नहीं करती थी। वो बस खाना खाती थी और अपने कमरे में चली जाती थी। ज्यादा वक्त वो अपने कमरे में गुजारती थी, यहाँ तक कि कभी कभार वो खाना खाने के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और मेरी सास कमरे में ही उसके लिए खाना ले जाती। ना वो किसी से बात करती थी, ना वो घर से बाहर निकलती थी और ना ही कभी उसकी कोई सहेली उससे मिलने के लिए आई थी। जबकि मैं उसकी उम्र की जब होती थी तो मेरी बहुत सारी मोहल्ले में सहेलियां थी। मैं तो एक लम्हे के लिए भी घर में सुकून से नहीं बैठती थी। कभी मैं अपनी सहेलियों के घर पहुंच जाती तो कभी वो मेरे घर आकर डेरा जमा लेती थी। मुझे यही लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो ऐसा था जो कि अजीब था। मेरी नंद किसी और से तो क्या, घर में मुझसे भी बात नहीं करती थी। मैं बस जो बात उससे पूछती खामोशी से उसका जवाब देकर कमरे में चली जाती। यहाँ तक कि वो अपने भाई से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, जबकि बहनें तो अपने भाइयों की बहुत लाडलियां होती हैं और जबकि खास तौर पर बहनें छोटी हों तो भाइयों में उनकी जान बसती है और वो अपने भाइयों को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन मेरी नंद ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही खामोश रहने वाली और चुप चुप रहने वाली थी। वो सिर्फ मेरी सास से ही बात करती थी। मैं तो उसकी आवाज भी बहुत कम सुनती थी। देखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। इस कदर खूबसूरत लड़की मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। जब मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती तो वो यही कहती कि उनकी बेटी बहुत मासूम है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और जैसा कि वो इस कदर खूबसूरत है इसलिए वो उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने देती कि कहीं कोई उसकी खूबसूरती और मासूमियत का फायदा न उठाए। इसलिए वो ज्यादा घर में ही रहती है। बचपन से ही उसे घर से बाहर निकलने की आदत नहीं, इसीलिए घर में रहकर उसे घर में रहने की आदत हो गई है। इसलिए ना तो वो बाहर के लोगों से ज्यादा मिलती जुलती है और ना ही किसी से ज्यादा बात करती है। मैंने भी उनकी इस बात को सच मान लिया था और मजीद कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन फिर एक ऐसी बात इस घर में होने लगी थी जिसने मुझे काफी हैरान किया था और तजस्सुस में डाल दिया था। जैसे ही मगरिब की अजान हुई थी तो मेरी सास फौरन से मेरी नंद को लेकर कमरे में बंद हो जाती और काफी देर तक वो कमरे से बाहर ना निकलती थी। और उसके बाद मेरी सास खुद तो बाहर आ जाती थी, लेकिन मेरी नंद वो कमरे में ही मौजूद रहती थी। सबसे पहले वो बाहर नहीं निकलती थी और तकरीबन रोज रात को ही उसके कमरे से उसके शोर की आवाजें आती थी और कभी कभार बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आती थी। मैं अपनी सास से पूछ रही थी तो वो ये कहती कि उनकी बेटी रात को ख्वाब में डर जाती है, जबकि मेरा शौहर इस बारे में कोई बात नहीं करता था। मैं उससे कुछ भी पूछती तो वो मुझे ये कहकर खामोश करवा देता कि वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, ऐसे में उसे नहीं मालूम कि घर में क्या कुछ होता है और मुझे भी इस मामले में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पर और उसके ऊपर तवज्जो दूं, बाकी घर में किसके साथ क्या हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इस चीज को जानने की ज्यादा कोशिश करूं। मेरा शौहर जिस अजीब से लहजे में मुझे जवाब देता था मैं सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। पहले तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही कभी उसने मुझसे इस तरह से बात की थी, लेकिन अपनी बहन के नाम पर इसका ये रवैया बहुत अजीब था और यही बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी थी। एक दिन इसी तरह से मेरा शौहर अपने काम से गया हुआ था, जबकि मेरी सास वो भी घर पर मौजूद नहीं थी। वो किसी हमसाये के घर किसी काम से गई थी और मेरे पास ये अच्छा मौका था कि मैं अपनी नंद से इस बारे में पूछ सकती कि आखिर उसके साथ क्या मसला था। तब तक तो मुझे यही लगा था कि उसके साथ कोई ज़हनी मसला है जिसकी वजह से ना वो किसी से बात करती है, ना कहीं जाती है और खामोश रहती है। और रात को उसका डर जाना भी ऐसी ही चीजों को जाहिर करता था। और क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी, मुमकिन था कि जिंदगी में कभी उसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ हो। इसलिए इसी सच को जानने के लिए उस दिन मैं उसके कमरे में पहुंच गई थी।
जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन मेरी नंद तो वहाँ कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मैं हैरान और परेशान थी, क्योंकि वो तो अक्सर अपने कमरे में ही होती थी। मैंने पूरा घर छान लिया, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने ना सिर्फ घर में देखा, बल्कि घर की छत पर जाकर भी देखा, लेकिन मेरी नंद तो घर पर मौजूद ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा सकती है। उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। और वैसे भी मेरी सास अकेली घर से मेरे सामने जा रही थी, और मेरा शौहर तो सुबह ही अपने काम पर चला गया था। ये लड़की कहाँ चली गई थी? आखिरकार थक हार कर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर देखा तो मेरी सास वापस आ गई थी। मैंने फौरन से उन्हें बताया था कि मासूमा घर पर मौजूद नहीं है। जैसे ही मैंने ये बात कही तो मेरी सास का रंग उड़ गया। उनके चेहरे पर मैं परेशानी वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। उन्होंने मुझे एक तरफ किया और यही कहा कि वो अपने कमरे में होगी। उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब मैंने उनसे ये बात कही थी तो एक लम्हे के लिए उनका रंग उठ गया था। इसका मतलब ये था कि वो भी इस राज को जानती थी। यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी जो वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। मैंने उनसे दोबारा यही बात कही कि वो घर में कहीं नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में तलाश किया है। तो मेरी सास ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि उनकी बेटी भला कहाँ जा सकती है, वो घर में ही होगी, अपने कमरे में होगी। जब मैं उनके साथ गई उन्हें ये दिखाने के लिए कि वो कमरे में मौजूद नहीं है, तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मासूमा सामने ही अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो सो रही थी। मेरी सास ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी कि उनकी बेटी तो घर में ही मौजूद है, और जैसे वो उसे सोता हुआ छोड़कर गई थी वो वैसे ही सो रही है। मैंने ख्वामख्वाह में ही पूरे घर में शोर मचाया हुआ है। मुझे अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने पूरा घर देखा था, और इस कमरे में तो जाने मैं कितनी मर्तबा जा चुकी थी, लेकिन ये लड़की यहाँ मौजूद न थी। तो फिर अचानक से ये कहाँ से आ गई, जबकि दरवाजा तो अभी मैंने खोला था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। जो भी था, मुझे ये बात समझ आ गई थी कि जो जरूर इस घर में कोई ऐसा राज छुपा हुआ था जो मैं नहीं जानती थी। मेरी सास और मेरी नंद मुझसे कुछ छुपा रही थी। यकीनन इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। कोई ऐसा राज था जो मुझसे छुपाया जा रहा था, और ये सारी चीजें जितनी साफ और सीधी दिखाई देती थी, इतनी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी सास जो ये कहती थी कि उनकी बेटी मासूम है, इसी वजह से डरती है कि घर से बाहर नहीं निकलती। यकीनन वो मासूम थी, लेकिन उसके घर से ना निकलने के पीछे कोई और ही वजह थी। और इस तरह से उसका घर से गायब हो जाना और फिर घर में कमरे से ही मिलना, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। जबकि मेरा शौहर तो मेरी ऐसी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने अम्मा के घर मिलने के लिए गई तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खामोश हो गई, ये सोचकर कि ये मेरे ससुराल का मामला है और मुझे इस तरह से अपने घर में जाकर ये बात नहीं करनी चाहिए। घर से तो मैं अम्मा को ये बात बताने के लिए ही गई थी, लेकिन फिर अपने ससुराल का मामला सोचते हुए मैं खामोश हो गई कि अगर मेरी सास तक ये बात पहुंच गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लगे। मैं उनकी बेटी की बातें अपने घर में जाकर करती हूँ, और वो जो इतनी अपनायत और इतनी मोहब्बत से मेरे साथ अब तक पेश आ रही थी, कहीं उनका रवैया मेरे साथ बदल न जाए। यही बात सोचते हुए मैंने ये बात किसी से नहीं की थी और अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन दिन ब दिन मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था और मैं इस राज को जानना चाहती थी, मगर लाख कोशिशों के बाद भी मैं इसमें कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सास मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार न थी, और मेरी नंद उससे तो कुछ भी पूछना फजूल था। वो तो सारी बातें खामोशी से सुनती थी, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं देती थी। मेरी नंद उम्र में अभी छोटी थी, वो तकरीबन 17 बरस की थी, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों की जल्दी शादियाँ तय कर दी जाती हैं। मेरी अम्मा को तो मेरी नंद पहले दिन से ही बहुत पसंद थी और वो उसकी बहुत तारीफें करती थी। मेरे भाई के लिए वो ऐसी ही लड़की चाहती थी, क्योंकि खामोश रहने वाली हो और मासूम हो, क्योंकि मेरा एक ही भाई था और अम्मा बहुत सोच समझकर उसकी जिंदगी का फैसला करना चाहती थी,
कि कहीं कोई ऐसी लड़की उनके घर ना आ जाए जो उनके घर को और उनके घर की खुशियों को खत्म कर दे। जबकि अपने भाई की नजर में मैं भी अपनी नन के लिए पसंदीदगी देख चुकी थी। मेरा भाई मासूमा को पसंद करता था। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आता तो बहाने बहाने से वो उसका पूछता था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था क्योंकि मैं उसकी नजर में पहले ही उसके लिए मोहब्बत देख चुकी थी। इसलिए मैंने ये सोचकर अपने भाई को अपनी नन के बारे में सब कुछ बताया था कि वो अभी सोच समझकर फैसला करे। लेकिन मेरे भाई को किसी बात पर कोई एतराज नहीं था। उसने यही कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और अपनी मोहब्बत से उस लड़की को बिल्कुल बदल देगा, उसके डर को खत्म कर देगा और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। मुझे अपनी नन से कोई ज़ाती मसला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो वाकई में मासूम और अच्छी लड़की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसके माजी में कोई बहुत बड़ा राज है, और इसीलिए जब तक मैं इस राज को नहीं जान लेती थी मैं अपने भाई का रिश्ता कैसे उसके साथ तय होने दे सकती थी। लेकिन मेरी अम्मा ने फिर रिश्ता तय करने में बहुत जल्दी की थी। थोड़े ही दिनों बाद वो मेरे भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर पहुंच गई थी, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो किस मकसद से यहाँ आई है। मैं तो उनके मुंह से ये बात सुनकर हैरान थी। पहले उन्होंने एक मर्तबा मुझसे इस बात का जिक्र किया था और मैंने उनसे फिलहाल खामोश रहने के लिए कहा था। इस वक्त तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब अचानक से रिश्ता लेकर घर आ गई थी। रिश्ते की बात सुनते ही मेरी सास परेशान हो गई और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था। इनकार की वजह हमें समझ नहीं आई थी, जबकि मेरा भाई देखने में खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और अब तो उससे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, और सबसे बढ़कर कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसकी हर कमी के बावजूद उससे अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अभी उनकी बेटी बहुत छोटी है, अभी वो इस बारे में कुछ नहीं सोचेंगी। हम लोगों को शादी की जल्दी नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मा बस रिश्ता पक्का करना चाहती थी। मगर मेरी सास ने सोचने के लिए वक्त मांगा था, जबकि मेरी अम्मा और मेरे घर वाले वापस चले गए थे। मुझे इस बात से बुरा लगा था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? मेरे भाई में कोई ऐसी कमी न थी जिसकी वजह से उससे इनकार किया जाता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि जरूर मेरी नन के साथ कोई ऐसा मसला था जिसकी वजह से मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार किया था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे भी करके इस राज को हर हाल में जानना है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे, जब एक दिन वो हुआ जो हमें से किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी सास जो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ही उनका इंतकाल हो गया। ये सदमा सब घर वालों के लिए बहुत बड़ा था, और सबसे बढ़कर मेरी नन के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि वो हर वक्त अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन जाने वालों को कौन रोक सकता है। मेरी सास के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि अपनी नन के साथ वक्त गुजारूं और उसे सदमे से बाहर निकालूं, लेकिन वो लड़की ना तो मुझसे कोई बात करती थी और ना ही अपने अंदर का दुख मुझे बताती थी। मेरी सास के इंतकाल को एक हफ्ता गुजरा था, जब एक दिन रात को मुझे शदीद प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली, तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरी नन, जो कि काली चादर अपने ऊपर डाले घर के दरवाजे के पास खड़ी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और उसने खामोशी से घर का दरवाजा खोला था और घर से बाहर निकल गई थी। मैं हैरत से ये सब देख रही थी। मैंने फौरन से ही कमरे में जाकर अपने शोहर को जगाया था कि उसकी बहन घर से बाहर निकल गई है। अब तो मुझे उस पर शक होने लगा था कि हम जो उस लड़की को बहुत मासूम समझते थे, वो बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। जाने वो रात को घर से बाहर किससे मिलने के लिए गई थी। मैं तो अपने शौहर से साफ कह दिया था कि वो अपनी बहन का कोई बंदोबस्त करे, कहीं ऐसा न हो कि हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़े, और ऐसी लड़की को तो मैं अपनी भाभी बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। मैं इतनी बात कही थी कि मेरे शौहर को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन मेरी बात गलत ना थी। अगली सुबह जब मैंने देखा तो मेरी नन घर पर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा था। सारी कहानी मेरे सामने खुल गई थी। यकीनन वो इतने अरसे से इस घर में रहने वाले हर फर्द को बेवकूफ बना रही थी, सबके सामने मासूम होने का ड्रामा करती थी। लेकिन हकीकत में उस लड़की की असलियत मुझे मालूम हो गई थी। वो सबको धोखा दे रही थी और रात के अंधेरे में सबसे छुपकर घर से बाहर जाने किससे मिलने के लिए जाती थी।
पहले तो मैं अपने शौहर की वजह से खामोश थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं ज्यादा दिनों तक खामोश नहीं रहूंगी। मैंने अपनी नंद को समझाने की कोशिश की और उससे यही कहा कि वो जो कुछ भी कर रही है इन सारी चीजों को छोड़ दे। इस तरह से उसके भाई की इज्जत दांव पर लग जाएगी। बाप तो उसका था नहीं जो उसकी की गई गलतियों को खत्म करता। ऐसे में सारी उंगलियां तो भाई पर ही उठती थी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर पर कोई भी उंगली उठाए। जब मैंने गुस्से में अपनी नंद से ये बात कही तो वो रोने लगी थी, मगर मुझे उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। और अब तो मैं हर वक्त उसे गुस्से से ही देखती थी और उसे बुरा समझती थी। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे रवैये में इस कदर तल्खी क्यों आ गई थी। मैंने एक बार भी उस लड़की से सच जानने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि अपनी ही सोच के मुताबिक उसके बारे में सब कुछ सोच लिया था और हर वक्त आते जाते उससे डांट डपट करती रहती थी। एक दिन इसी तरह से जब मैं अम्मा के घर गई तो उन्होंने दोबारा से रिश्ते की बात की और कहने लगी कि मैं अपने शौहर से बात करूं ताकि वो लोग आगे बात बढ़ा सके। मैंने फौरन ही इनकार कर दिया और अम्मा को सारी हकीकत बता दी। मेरी अम्मा ये सारी बात सुनकर हैरान हुई थी और उसके साथ ही परेशान भी। जब मेरे भाई को ये बात मालूम हुई तो उसने भी मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। ये कहा कि वो लड़की ऐसी हो ही नहीं सकती, वो बहुत मासूम है, जबकि अम्मा भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे हैरत हो रही थी कि मेरे घर वाले ही मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत यकीन दिलाया कि वो लड़की अच्छी नहीं है और मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया था कि जल्द से जल्द कोई मुनासिब रिश्ता देकर इसे रुखसत करें। मगर मेरी अम्मा ये बात मानने के लिए तैयार न थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया और ये कहा कि मैं एक मर्तबा उससे बात करूं और उससे पूछूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, जरूरी नहीं कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो सच हो। ये भी तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई और वजह हो। और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने गुस्से में उससे क्या कुछ नहीं कहा था। मुझे एक मर्तबा उससे बात करनी चाहिए थी और उससे सच जानना चाहिए था। मैं अपने घर वापस आ गई थी और मैंने अपनी नंद के कमरे का रुख किया। जो कुछ मैं उसके साथ कर चुकी थी वो ठीक नहीं था, लेकिन अब अम्मा के कहने के मुताबिक मैंने एक मर्तबा प्यार से बात करने की कोशिश की और उससे पूछा कि उस रात वो घर से बाहर क्यों गई थी और ये सब कुछ उसकी जिंदगी में जो हो रहा था आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो मेरी नंद ने रोते हुए मुझे सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं उस रात उस घर से बाहर इसलिए गई थी ताकि मेरे ऊपर जो बुरा साया है वो इस घर से दूर रहे। मैं अपनी वजह से अपने घर के किसी भी फर्द को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। बचपन से ही मैंने जैसे ही जिंदगी गुजारी थी वो सबके सामने थी। एक कमरे में बंद होकर अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार ली थी और उसके पीछे जो बड़ी वजह थी वही साया, वही ख्वाब था जो उसे कहीं जाने नहीं देता था। मेरे खौफ की सबसे बड़ी वजह वो ख्वाब था जो हर रात में देखती थी। मैं जैसे ही सोने के लिए लेटती थी तो मुझे अपने ख्वाब में एक रोशनी दिखाई देती थी और कोई मेरे हाथ में अंगूठी पहनाने की कोशिश करता था। मैं फौरन से अपना हाथ खींचने की कोशिश करती थी, लेकिन इसमें नाकाम रहती। वो जो कोई भी था जबरदस्ती मेरे हाथ में अंगूठी पहना देता और जैसे ही मैं आंख खोलती तो वाकई ये खूबसूरत अंगूठी मेरे हाथ में मौजूद होती थी। इसी वजह से खौफ के मारे मैं रात को चीखने लगती थी और अम्मा फौरन से मेरे पास आ जाती थी। और अब जबकि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि जो भी बुरा साया मेरे साथ मौजूद था वो मेरे साथ साथ इस घर को भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गई थी ताकि इस जगह से दूर चली जाऊं। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में पहुंची थी तो खौफ महसूस हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है और इसीलिए डर के मारे मैं घर वापस आ गई थी। बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ मौजूद है और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं अपने कमरे में सो रही होती थी तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती थी और वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। मेरी नन ने जैसे ही ये सारी कहानी मुझे सुनाई थी कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि जो कुछ मैं इस लड़की के बारे में सोच रही थी वो सब गलत था, इसके साथ कोई और ही मामला था। इसलिए तो मेरी सास मगरिब होते ही उसे कमरे में ले जाती थी और फिर कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। यकीनन उसके ऊपर जिन्नात का साया था क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे तसल्ली दी थी और यही कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अगले ही दिन मैंने अपनी अम्मा को घर बुलाया और उन्हें सारी कहानी बता दी। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो एक जानने वाले बहुत बड़े पीर से बात करेंगी और उसके बाद इस मसले का कोई हल निकालेंगी। लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास बचपन से ही उसके साथ थी, उन्हें ये बात बचपन से मालूम थी, तो उन्होंने अब तक इस बात का कोई हल क्यों नहीं निकाला था? क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी को ठीक करने की कोशिश नहीं की थी और अपनी बेटी का जिन्नात से पीछा छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अम्मा अपने घर चली गई थी। अगले ही रात एक ऐसा मंजर देखने को मिला था जिसे देखकर मेरी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी जिंदगी में ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी नंद 18 साल की हो गई थी। और जैसे ही वो 18 साल की हुई थी, उस रात हमारे घर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे जिन्होंने सफेद रंग के लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे भी कपड़े से ढके हुए थे। यकीनन अगर हम उनके चेहरे देख रहे थे तो हम अपने कदमों पर खड़े न रह सकते। उनके कद हमसे कई गुना लंबे थे और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कोई आम मखलूक नहीं थी, वो जिन्नात थे। जबकि मैं और मेरा शौहर ये मंजर खौफ से देख रहे थे। वो सारे के सारे जिन्नात, जो कि तकरीबन 40 थे, उस रात उन्होंने मेरी नंद को अपने साथ लिया था और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए थे। वो जिन्नात मेरी नंद को अपने साथ ले गए थे, जबकि मैं और मेरा शौहर हैरत से ये मंजर देख रहे थे, मगर हम कुछ नहीं कर पाए थे। जैसे ही ये बात मेरे घर वालों को मालूम हुई थी तो सब लोग अगले ही दिन हमारे घर जमा हो गए। मेरा शौहर इस तरह से अपनी बहन को कैसे किसी दूसरी दुनिया में जाने दे सकता है? और दूसरी तरफ मेरा भाई, जो कि मेरी नंद से बेहद मोहब्बत करने लगा था, वो उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और उसने सोच लिया था कि वो उसे हर हाल में वापस लाएगा और उसके लिए चाहे उससे कुछ भी करना पड़े, वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से अपनी आंखों के सामने जाता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन उसको वापस लाने से पहले जरूरी था कि हम इस राज को जान सकते कि आखिर वो जिन साथे उससे क्या चाहते थे और उससे क्यों अपनी दुनिया में ले गए थे। ये बहुत बड़ा सवाल था। उसके बाद ही हम लोग उसे वापस लाने के लिए कुछ कर सकते थे, जबकि मेरे शौहर को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि उसकी बहन की माजी में ऐसा क्या हुआ था कि वो जिन्नात उससे जुड़े हुए थे और उसे अपनी दुनिया में ले गए थे। जबकि इस सवाल का जवाब मेरी सास के पास ही हो सकता था और वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, हमें कुछ भी करके उसे वापस लाना था। जब हम लोग उसे पीर साहब के पास ले गए थे, बहुत जाने माने थे और अम्मा उन्हें जानती थी। उनके पास जाकर हमने सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें बता दी थी। जब उन्होंने मेरी सास के इस्तेमाल शुदा कपड़े और उसके कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें लाने के लिए कहा, उसके साथ ही मेरी नंद के कपड़े भी मंगवाए थे ताकि वो इस राज को जान सके कि आखिर वो जिन्नात मेरी नंद के साथ किस वजह से जुड़े थे। उसके बाद ही हम उसे वापस ला सकते थे। अगले ही दिन को कपड़े हम लोगों ने पीर साहब को दिए थे और उन्होंने अपना अमल शुरू कर दिया था। अगले दिन पीर साहब ने हमें एक ऐसी सच्चाई बताई थी जिसे सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए थे। पीर साहब ने बताया कि वो जिन्नात बचपन से ही मेरी नंद के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मेरी नंद मेरे शौहर से 6-7 साल छोटी थी। उसके पीछे वजह ये थी कि जब मेरी सास के यहाँ बेटा हुआ था तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो दोबारा हामला ना हुई। उनके ससुराल वाले उन्हें इस बात के ताने देते थे कि बस एक ही बेटे को जन्म दिया है और अब उनकी कोई औलाद नहीं है। इसी वजह से ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए उन्होंने एक पीर के पास जाना शुरू कर दिया। उस पीर ने उन्हें ऐसी जगह जाकर अमल करने का कहा था जो कि एक वीरान जगह थी और वहां पर जिन्नात का बसेरा था। मेरी सास और उस पीर के कहने पर वहां जाकर अमल करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद वो हामला हो गई थी और इस बात से बेहद खुश थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि आगे उनकी जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला था। उस पीर के कहने पर उन्होंने वो अमल मुकम्मल किया था और उसके बाद मुतमईन हो गई थी कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन वहीं से तो सब कुछ खराब हुआ था। उस पीर ने जानबूझकर मेरी सास से ये अमल करवाया था। वो कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता था, जबकि मेरी सास तो वैसे ही हामला हो गई थी। उसमें उस पीर का कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन जो अमल मेरी सास ने किया था वो बहुत ही खतरनाक था, और क्योंकि उन्होंने उस जगह किया था जहाँ जिन्नात का बसेरा था और वो उस वक्त हामला थी, इसीलिए वो जिन्नात
उनकी उस औलाद के पीछे पड़ गए थे जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी। जैसे ही उनके घर बेटी हुई थी तो वो जिन्नात उनके पीछे पड़ गए थे, और क्योंकि मेरी नन बहुत ही बरकत वाली थी इसलिए वो जिन्नात उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनकी है और उसे उन्हीं के पास होना चाहिए। वो उसे अपनी दुनिया की मलका समझने लगे थे, और क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए वो जिन्नात उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी सास ये बात पहले नहीं जानती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्हें इस बात का पता चल चुका था। लेकिन वो इस बात को सबसे छुपाती थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती उन्हीं की थी। अगर वो ये बात किसी को बता देती तो सभी लोग उन्हें बुरा भला कहते, इसलिए वो अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखती थी और उसे घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने देती थी कि कहीं वो जिन्नात उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। जब तक मेरी सास जिंदा थी तब तक तो उन्होंने अपनी बेटी की हिफाजत की थी। उन्होंने उस कमरे के गिर्द ऐसा हिसार बांधा था कि वो जिन्नात उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते थे, और वैसे भी जब तक वो 18 बरस की नहीं हो जानी थी वो ना तो उसे यहाँ से लेकर जा सकते थे। मेरी सास ने बहुत कोशिश की थी कि वो उन जिन्नात से अपनी बेटी की जान छुड़वा सके, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन जिन्नात का कहना था कि वो उसे अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे और उसे वहाँ की मलका बना कर रखेंगे। हकीकत में उन जिन्नात का भी एक मकसद था जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उन्हें मेरी नन से औलाद चाहिए थी क्योंकि वो बहुत बरकत वाली लड़की थी, और जो औलाद जिन्नात उससे लेते उससे वो एक ऐसी ताकत हासिल कर सकते थे जिससे वो दुनिया के दूसरे इंसानों पर भी अपनी मर्जी कर सकते थे। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो जिन्नात मेरी नन को अपनी दुनिया में ले गए थे, और हमें जल्द ही कुछ करना था क्योंकि इस अमावस की रात वो अपने शहजादे जिनसाद से मेरी नन का निकाह करवा देते, और हमें इस अमावस की रात से पहले पहले कुछ ऐसा करना था कि जिससे हम मासूमा को वापस ला सकते। क्योंकि अगर उसका निकाह वो जिन्नात अपने शहजादे जिनसाद से करवा देते तो फिर उसके बाद हम कभी भी उसे वापस नहीं ला सकते थे। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था, और उन 2 दिनों में ही हमें कुछ ऐसा करना था कि जिससे हम उसे ला सकते। ये काम बहुत मुश्किल था। जब पीर साहब ने यही कहा कि इस काम को वही शख्स कर सकता है जो मासूमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा, वही शख्स उसे उस दुनिया से वापस ला सकता है, जबकि उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत उसकी माँ करती थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। या फिर उसके बाद उसका भाई था, क्योंकि उसके लिए एक ऐसा अमल करना था जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। कोई भी आम इंसान इस अमल को करने की ताकत नहीं रखता था। इससे पहले कि मेरा शौहर इस अमल को करने के लिए हाँ करता, अचानक से ही मेरे भाई ने हाँ की थी, और उसने कहा था कि वो मासूमा से बहुत मोहब्बत करता है और उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि वो इस खतरनाक अमल को हर हाल में पूरा कर लेगा, उसे वापस ला कर ही दम लेगा। हम लोग उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि मैं जानती थी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और यकीनन वो उसे वापस ले आएगा। इसलिए हम लोगों ने उस पर भरोसा किया था और उससे ये अमल करने के लिए कहा था। हम सब लोग उसके साथ थे। पीर साहब ने मेरे भाई से यही कहा था कि उसे अमावस की रात इसी वीरान जगह पर बैठकर ये अमल करना होगा जहाँ मेरी सास ने वो अमल किया था। ये अमल इतना खतरनाक था कि वो जिन्नात मेरे भाई को रोकने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान भी ले सकते थे, लेकिन उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। इसीलिए तो पीर साहब ने ये कहा था कि ये अमल वही कर सकता है जो मेरी नंद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा, क्योंकि उसमें जान का खतरा था और जान का रिस्क वही ले सकता है जो इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा। मेरे भाई को किसी चीज की परवाह न थी और उसने पीर साहब के कहने के मुताबिक सब कुछ करना था। सारे इंतजामात हम लोगों ने कर लिए थे और फिर उस रात मेरे भाई ने वहीं जाकर वो अमल करना शुरू कर दिया था, जबकि हम लोग घर में अमल कर रहे थे, यही दुआ कर रहे थे कि वो वापस आ जाए। आखिरकार सुबह हो गई थी और सुबह का उजाला कोई नहीं जानता था कि हमारे लिए खुशी का बायस होगा या फिर दुख देने का बायस। या तो मासूमा हमें वापस मिल जाती या फिर हम अपने भाई को भी खो देते, लेकिन हमारी दुआएं और हमारी मेहनत रंग ले आई थी। मुझे अपने भाई की मोहब्बत पर भरोसा था और उसने वाकई ये साबित कर दिया था कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। वो मासूमा को वापस ले आया था। सुबह होते ही जब हमने देखा तो मासूमा अपने कमरे में सो रही थी। वो जिन्नात उसे वापस छोड़ गए थे और उनका साया भी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट चुका था, जबकि मेरे भाई को इस दौरान कुछ चोटें लगी थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था।
कुछ दिनों बाद जब मासूमा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी तो हम लोगों ने मेरे भाई की मंगनी उससे तय कर दी थी और बहुत जल्द शादी करने का इरादा रखते थे। वाकई मेरे भाई से ज्यादा कोई भी उससे खुश नहीं रख सकता था और इस बात का यकीन सब लोगों को हो गया था। मैंने उससे अपने रवैये की माफी मांगी थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी नंद रुखसत होकर मेरे घर चली गई थी और मेरे भाई के साथ बहुत खुश थी। वो उन सारी चीजों से बच गई थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो डर मौजूद था जो बचपन से उसके दिल में बैठा हुआ था। और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि मेरा भाई अपनी मोहब्बत से उसके दिल से हर डर को खत्म कर देगा। और ऐसा ही हो रहा था। दिन ब दिन उसका डर खत्म हो रहा था और उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। वो अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगी थी और ये सब कुछ मेरे भाई की मोहब्बत की वजह से हुआ था। और मेरे घर वाले भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे।